चक्रवर्ती जरासंध के बांग्ला उपन्यास न्यायदंड का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर। कथाकार श्री जरासंध ने एक जेल अधिकारी के नाते कैदी जीवन को बहुत निकट से और बहुत सहानुभूति के साथ देखा है और अपने अनुभवों को लौह कपाट, तामसी, पारी, आश्रय आदि अनेक उपन्यासों के माध्यम से जनसाधारण तक पहुंचाया है। तो आज प्रस्तुत है उनके प्रसिद्ध उपन्यास न्यायदंड का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर। रेडियो नाट्य रूपांतरकार हैं श्री ओंकार शरद। लीजिए सुनिए नाटक न्यायदंड। न्याय और न्याय एक सिक्के के दो पहलू हैं। न्याय करना न्यायाधीश का कर्तव्य है, किंतु न्याय विचार करने में कभी ऐसा भी समय आता है जो बहुत सामान्य दिखने पर भी न्यायाधीश के समूचे जीवन को झकझोर देता है। न्याय विचार के क्षेत्र में दंडित के साथ दंडदाता का कोई संबंध नहीं होता, किंतु मन में कहीं बहुत भीतर जब कोई हलचल होती है, अपने ही न्याय विचार के प्रति आस्था टगमगाती है, तब जैसे भूकंप की विपुल शक्ति अनादिकाल के नदी स्रोत को बदल देती है। न्यायाधीश श्री बसंत सान्याल के जीवन में भी उस शाम एक ऐसा ही महासंधिकाल आ उपस्थित हुआ था। वो अपने बंगले के बरामदे में बैठे टेबल लैंप के प्रकाश में एक फौजदारी मुकदमे का फैसला लिख रहे थे। तभी अर्दली निवारण ने आकर, हुजूर। क्या है निवारण? हुजूर, एक औरत आपसे मिलना चाहती है। औरत? क्या काम है? कुछ बताया है? नहीं हुजूर, पूछा तो था पर कुछ बताती नहीं। कहती है जो भी कहना है हुजूर से ही कहूंगी। बहुत कहा कि हुजूर अभी एक मुकदमे का फैसला लिख रहे हैं, फिर भी नहीं मानती। कहती है बस एक बार मिला दो, मैं बड़ी आफत में फंस गई हूँ। क्या कुछ मदद चाहती है? रुपए पैसे? जी, रुपए पैसे कुछ नहीं चाहती, बस हुजूर से मिलना चाहती है। साथ में कौन है? अकेली है हुजूर, गोद में एक छोटी बच्ची भर है। देखो, समझा बुझा कर कहो कि इस समय में किसी से नहीं मिलता। कोई जरूरी काम हो सवेरे आए। सरकार, बिना बुलाए अंदर क्यों चली आई? ये क्या कर रही है? अरे हुजूर के पास छो। क्या चाहती हो? सरकार, संसार में हमारा अपना कहने को कोई नहीं है। बड़े विपत्ति में फंसकर हुजूर के पास। तुम्हारा घर कहाँ है? फूलतली। यहाँ से कितनी दूर? बहुत दूर सरकार, करीब 4 कोस। किसके साथ आई हो? अकेले ही आई हूँ सरकार। मेरा कोई नहीं है, कौन मुझे यहाँ ले आएगा? इस बच्चे के बाप को डाके के मामले में पुलिस पकड़ ले गई है। बिल्कुल झूठा मामला है सरकार। 3 महीने से जेल में। तुम्हारे पति का क्या नाम है? शशांक मंडल। कल ही तारीख है सरकार। वकील मुख्तार को देने को मुझ में सामर्थ्य नहीं है सरकार। पैसे रुपए कहाँ से लाऊं? लोगों ने कहा हुजूर के पास जाकर फरियाद कर, सच्ची बात जानकर वो तेरे स्वामी को छोड़ देंगे। सरकार, यदि दया करके। देखो, मेरे पास आना तुम्हारा ठीक नहीं हुआ। जिन्होंने तुम्हें ये सलाह दी उन्होंने गलती की। मैं इस संबंध में कुछ नहीं सुन सकता। अब तुम घर जाओ। सरकार। निवारण जी हुजूर। एक गाड़ी करके इस स्त्री को इसके घर पहुंचा दो। उसी गाड़ी में तुम वापस आ जाना। नहीं। मेरे कोट की जेब में रुपए हैं, ले लो। नहीं सरकार, उन लोगों को पता चल जाएगा। मकबूल चौधरी के आदमी सभी जगह घूम रहे हैं। उन्हीं के डर से यहाँ वहाँ भागी फिर रही हूँ। देख लेने पर वो मेरी बड़ी दुर्गति करेंगे।
रक्षा ना हो सकेगी। नहीं सरकार, मैं पैदल ही चली जाऊंगी, अकेले ही चली जाऊंगी। ले जाओ इसे। चलो चलो, जैसे मन हो वैसे जाओ। हुजूर तंग मत करो, आओ चलो। ऑर्डर ऑर्डर। शशांक मंडल, तुम पर डाका डालने का आरोप है। तुम अपराध स्वीकार करते हो? धर्मावतार, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। डाका या मारपीट से मेरा कोई संबंध नहीं। बिल्कुल झूठी कहानी गढ़ी गई है। मेरा एकमात्र अपराध है मेरी स्त्री का रूप सौंदर्य। केवल इसीलिए आज मैं इस कटघरे में ला खड़ा किया गया हूं। अगर मेरी औरत मकबूल चौधरी की वासना की बलि बन सकती। और कुछ कहना है? नहीं धर्मावतार। लंच के बाद फैसला। निवारण। हुजूर। वहां कौन खड़ा है? वो सनातन है हुजूर, आपसे मिलने आया है। सलाम हुजूर। तुम पहले कोर्ट में चपरासी थे ना? हाँ सरकार। आखिर वो बचाई नहीं जा सकी हुजूर। कौन? किसके बारे में कह रहे हो? वही राधा, शशांक मंडल की घरवाली। क्या हुआ था? मकबूल चौधरी के डर से वो कुछ दिनों से यहां वहां भागी भागी फिरती थी। आज ही आपकी अदालत में। क्या हुआ? आज ही फैसला था न सरकार। वहीं आज फैसला सुनने गई थी। लेकिन किसे पता था कि आंचल में छिपाकर कनेर के बीज बांध लाई है। पति को जेल होने की खबर सुनते ही पता नहीं कब खा लिया। हम लोगों को जब पता लगा तो अस्पताल ले गए। वहीं अब लोगों के पंडित जी की लाडली बेटी थी राधा। वो लड़की नहीं, साक्षात लक्ष्मी की प्रतिमा थी। क्या रूप रंग था और कैसे फूटे भाग। एक अर्ज लेकर आया था हुजूर, हुक्म हो तो। क्या कहना है? बोलो। राधा तो मर गई। उसकी एक 2 बरस की लड़की है। मरते वक्त राधा मेरे दोनों हाथ थाम कर कह गई है, सनातन काका, इसे तुम अपने हाथों जज साहब के पास पहुंचा देना। मेरे पास? हाँ हुजूर, आप ही के पास। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो राधा? जज साहब इसे लेकर क्या करेंगे, कहां रखेंगे? उसने जवाब दिया, यह सब तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। वो धर्मावतार हैं, उन्हें न्याय अन्याय का पूरा ज्ञान है। तुम बस दे आओ और मेरा नाम बताकर कहना, लड़की होकर हतभागी पैदा हुई, तुम बड़ी भी होगी। उसकी मां की तरह उसे भी लोग गिद्ध की तरह न नोचे, इसलिए आपके पास छोड़ कर जा रही हूं। अब मुझे कोई चिंता नहीं रही। बच्ची कहाँ है? रोते रोते सो गई थी, सो हुजूर के माली के कमरे में सुला आया हूं। ले आऊं? नहीं, रहने दो। हाँ सनातन, तुम्हें ना इस मुकदमे के सरकारी गवाह थे? था हुजूर, लेकिन गवाही दिए बिना कोई चारा न था। और हुजूर, जितना सिखाया पढ़ाया गया था वही सब कहना पड़ा। सब का सब झूठ। झूठ? अदालत में कसम खाकर झूठी गवाही देने का नतीजा क्या है जानते हो? जानता हूं हुजूर, जेल हो सकती है, लेकिन झूठ न बोलकर जो कुछ होता, जेल उसके सामने कुछ नहीं है। आप नहीं जानते हुजूर, जिंदा रहना है तो मकबूल चौधरी जो कहेगा करना पड़ेगा।
जो कुछ कहने को कहा गया था तोते की तरह बोलना पड़ा। सच कह रहे हो? हाँ। मेरे कोर्ट में जो बयान दिया है वो सच नहीं है? नहीं हुजूर। शशांक मंडल ने डाका नहीं डाला है? नहीं हुजूर। डाके के समय चौधरी को जख्मी नहीं किया गया? नहीं। अदालत की बात छोड़िए हुजूर, लेकिन यहां आपके सामने किसका डर है जो कुछ छिपाऊं? शशांक ने डाका नहीं डाला, वो डाल ही नहीं सकता। लेकिन शशांक से किस कारण बैर था? शायद बैर की जड़ थी शशांक की घरवाली राधा। आखिर मरकर ही बेचारी बच पाई, नहीं तो और भी न जाने उसके भाग में क्या क्या लिखा था। आपके सामने कैसे कहूं हुजूर, राधा का रूप ही उसके लिए जहर हो गया। मकबूल चौधरी ने राधा पर नीयत खराब कर ली, लेकिन शशांक के आगे उसकी एक दाल न गली, इसलिए झूठा केस बनाकर फंसा दिया। सनातन, तुम तो जानते हो न्याय का पथ सीमाबद्ध है। तथ्य निर्धारण का भार प्रमाण पर आश्रित है। न्यायकर्ता के हाथ बंधे रहते हैं। वो प्रमाण की सीमा रेखा के बाहर जाकर विचार नहीं कर सकता। सब जानता हूं हुजूर, राधा की आत्महत्या सही नहीं जाती। शशांक बेगुनाह 5 बरस जेल भुगतेगा और उसकी अनाथ बच्ची। हाँ 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 सनातन, बच्ची का तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, देखो, माली से कहो जब तक कोई इंतजाम नहीं होता ना, वो बच्ची की ठीक से देखभाल करे। खर्च वरच सब दिया जाएगा। जानते हो, मामले में कहीं अविचार नहीं हुआ, लेकिन शशांक और उसकी स्त्री के लिए मुझे दुख है। और जब वो बच्ची का दायित्व मुझ पर इतने विश्वास से छोड़ गई है, तो सनातन उसे निभाना ही होगा, निभाना ही होगा। हुजूर, क्या हुआ? क्या दर्द? लगता है फिर से वही छाती का पुराना दर्द। हुजूर, डॉक्टर को खबर? नहीं नहीं, निवारण को बुलाओ। निवारण? मुझे कमरे में ले चले, वहां दवा है मेरे पास। अरे सनातन भैया, आइए आइए, संभल के हुजूर। कितने बजे निवारण? 8 बज गए हैं सरकार। टाइपिस्ट बाबू आए हैं। हुजूर की तबीयत तो ठीक नहीं। डॉक्टर बाबू को खबर कर दूं हुजूर? नहीं, टाइपिस्ट से कहो आज काम न हो सकेगा। रास्ते में जरा सिविल सर्जन से कहता जाए कि एक बार समय निकालकर वो यहां आ जाए। आज कोर्ट नहीं जा सकूंगा। बहुत अच्छा हुजूर। मुझे विश्राम चाहिए, मुझे अवकाश चाहिए। लेकिन छुट्टियां तो प्रायः खत्म हो चुकी हैं। अब तो नौकरी की अवधि भी समाप्त होने को आई। अब विश्राम लेने का अवसर ही कहां है। सिर पर विशाल परिवार का बोझ। बड़े लड़के को विलायत भेजा था। आशा थी कि मेरे पेंशन पाने के पहले ही वो बैरिस्टर बनकर वापस आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या? भास्कर न तो बैरिस्टर बन सका और न वापस ही आया। उसके विलायत जाते समय उसकी मां को आशंका हुई थी बेटा किसी विदेशनी की जाल में न फंस जाए, इसलिए विदेश यात्रा के पहले ही उसके गले में एक रक्षा कवच पहना दिया था। अपने परम प्रिय मित्र पौरुष की एकमात्र सुंदरी कन्या जयंती को बहू बनाकर ले आया था। सोचा था भास्कर उसके मोह में फंसकर बहकेगा नहीं,
लेकिन वो तो हाथ से निकल गया और म्लान मुख किए जयंती यहां घर में बैठी है। ओह, जयंती के साथ कैसा अन्याय हो गया। दुनिया की नजर में मैं न्याय करता हूं, लेकिन अपने घर की बहू के साथ मैंने जो अन्याय किया उसे क्या कभी वो भूल सकेगी? क्या कभी मुझे क्षमा भी कर सकेगी? छोटे लड़के ने अभी डॉक्टरी पास की है, लेकिन अभी तक व्यापार में जम नहीं पाया। 2 बेटियों में से एक का विवाह कर पाया। सुयोग के पात्र के हाथों सौंपकर निश्चिंत होना चाहता, लेकिन वो भी सुखी नहीं है। इस पक्ष में भी कहीं अन्याय ही हुआ है। छोटी लड़की अणिमा भी पढ़ रही है, उसे भी जल्दी ही किसी के हाथों सौंपना होगा। अभी तो बहुत सारे दायित्व अपूर्ण पड़े हैं, लेकिन समय। सलाम हुजूर। ओह सनातन, आओ सनातन, बैठो। उसी मोड़े पर बैठ जाओ। बताओ तो, जेल में शशांक से मिले थे तुम? हाँ हुजूर, वहीं से सीधा आ रहा हूं। लड़की के बारे में कुछ बोला क्या? वो क्या बोलेगा हुजूर, पत्नी के लिए रो रहा था, लेकिन जब जाना कि राधा बेटी को हुजूर के पांव तले रख गई है तो उसकी सारी चिंता मिट गई। तो लड़की को रखना ही पड़ेगा। हुजूर, राधा सती साध्वी थी, उसी के पुण्य से उसकी बेटी आपके पांव तले सहारा पा सकी। संसार में उसका और कौन है? कहता था कि छूटने के बाद तुम उससे जब फिर मिलना सनातन तो कह देना कि जिस दिन उसकी सजा पूरी हो जाएगी उसी दिन मैं खुद जाकर उसकी बेटी को उसे सौंप दूंगा। तब तक वो मेरे पास ही रहेगी। हुजूर, और भी एक बात कह देना, यदि 5 वर्ष के भीतर ही मेरी मृत्यु हो जाए। नहीं, ऐसी बात मुंह से न निकाले। नहीं सनातन, नहीं। मनुष्य के जीवन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मान लो उतने दिन मैं जीवित नहीं रह सका तो ऐसी व्यवस्था कर जाऊंगा कि जेल से छूटते ही वो अपनी बेटी वापस ले जा सके। हुजूर, आप देवता हैं। मैं आज ही बच्ची को लेकर कलकत्ता जाऊंगा। अचानक कैसे आ गए? खबर भी नहीं दी। शरीर कैसा हो रहा है? क्या बीमार थे? कोई खबर भी नहीं भेजी। गृह स्वामिनी के इतने सारे प्रश्नों को मैं कैसे झेल पाऊंगा? हाँ, थोड़ी तबीयत गड़बड़ हो गई थी। खबर देता तो तुम लोग भागी आती, इसलिए मैं ही चला आया। तो आपने चिट्ठी में जो कुछ लिखा था इसी लड़की के बारे में था क्या? बड़ी सुंदर गुड़िया जैसी है। हाँ, यही है। अब तो इसे तुम्हारी गोद में सौंपने ही लाया हूं। तुम ही पाल पोस कर इसे। नहीं, मैं अपने शरीर से ही लाचार रहती हूँ। हाँ, इस उम्र में एक तुम ही बच्ची की जिम्मेदारी मुझसे नहीं उठाई जाएगी। सब जिम्मेदारी तुम क्यों उठाओगी? एक नौकरानी और रख लो, फिर जयंती बहू है, उसी पर इसका भार डाल दो। और एक बात कहूं? कहिए ना। मान लो जयंती बहू की गोद में इतना बड़ा शिशु आज होता तो क्या तुमसे उसकी देखभाल किए बिना रहा जाता? क्या कहते हैं आप? सोच समझ कर बोलिए ना। किसके साथ किसकी तुलना? बहू, ओ बहू, तेरे ससुर जी आए हैं, चाय तो ला बहू। ला रही हूँ माँ, मैंने सुनते ही चाय बना ली है। लीजिए बाबूजी। बाबूजी, सचमुच ये लड़की तो गुड़िया से ही सुंदर है।
करो बहू, तुम्हें तो सभी बच्चे गुड्डे गुड़िया ही लगते हैं। खैर छोड़ो भी, नाराज मत हो, कोई ना कोई रास्ता तो खोजना ही होगा। हाँ बहू, बच्ची को ले जाओ, बहुत देर से कुछ खा पी नहीं सकी है। आ बेटी आ। क्या नाम है इसका बाबूजी? नामकरण भी हम लोगों को ही करना होगा। मैं तो इसे माया कहूंगी। क्यों बाबूजी, ये नाम ठीक है? हाँ हाँ, खूब अच्छा है। ले जाओ मेरे सामने से इसे, बड़ी माया बनकर आई है। आओ आओ, तुम्हारा क्रोध शांत हुआ या नहीं? मेरे क्रोध की छोड़ो, ये बताओ मैं ये सब क्या सुन रही हूँ? क्या सुन रही हो? तुम ये अचानक नौकरी छोड़ने का निश्चय क्यों कर बैठे? सब तो जयंती बहू को बता चुका हूँ। बताया नहीं उसने? बताया तो है, लेकिन एक बार तुमसे ही सुन लेती। इस एक जाने कहा कि किसके बच्चे के लिए तुम नौकरी छोड़ोगे, और सुना है देवघर जाकर रहने का निश्चय किया है। ये सब इसीलिए ना कि इस बच्ची को घर में ना रखने की बात कहकर मुझसे अपराध हुआ है, तो इस अपराध के लिए मुझे ही काशी या और कहीं भेज दो। मुझे अब जीना ही कितने दिन है, और तुम मेरे कारण घर क्यों छोड़ो, क्यों छोड़ो? बाबूजी, ये तार आया है। तार लाओ बहू तो। किसका तार है बाबूजी? देवघर से काशीनाथ का है। काशीनाथ बहुत पहले मेरा पेशकार था बहू, अब रिटायर होकर देवघर में रहता है। उसे ही वहां मकान ठीक करने को लिखा था, सो सब ठीक ठाक करके उसने तार दिया है। हाँ बहू। जी बाबूजी। मैं कल दोपहर की गाड़ी से देवघर चला जाऊंगा। काशी के रहने से मुझे कोई तकलीफ भी नहीं होगी। बच्ची के लिए नौकरानी रख लूंगा। बाबूजी। हाँ बहू। बाबूजी, एक बात मेरी आपको माननी ही होगी। क्या? ना मत कहिएगा, मैं भी आपके साथ देवघर चलूंगी। वाह, तुम भला क्यों जाओगी? आपकी देखभाल वहां कौन करेगा, और भला इस बच्ची को कौन संभालेगा? ये कैसे हो सकता है बहू? और फिर वहां तुम किसके साथ रहोगी? क्यों, आपके साथ। आप ही तो मुझे एक दिन इस घर में लेवा लाए थे ना। हाँ, याद है बेटी, मैं ही तुम्हें लाया था। पौरेश मेरा बचपन का मित्र, तुम पौरेश की लाडली बेटी। लेकिन क्या चाहा था और क्या हो गया? भूल मेरी ही थी, और इसके लिए मैं सदा तुम्हारे सामने अपराधी रहूंगा। ऐसा न कहिए बाबूजी, मेरे भाग्य में जितना था उतना ही तो मैं पा सकती थी ना। मुझे इसके लिए कोई दुख नहीं। आपकी सेवा कर सकूं, और मैं कुछ नहीं चाहती। और फिर ये बच्ची भी मुझसे बहुत परच गई है, इसी के सहारे मेरा भी समय कटेगा। साल बीत गए। 5 साल पहले कलकत्ता छोड़कर देवघर आया था। पत्नी ने दुक्का दुक्का कहकर विदा किया था, पर कौन जानता था कि वही उससे अंतिम भेंट थी। आखिर वो भी मर गई, लेकिन शायद उसकी मौत का उत्तरदायित्व भी मुझ पर ही है। छोटी बेटी अनिमा भी नौकरी लेकर दिल्ली चली गई। उसने बहुत कहने पर भी शादी नहीं की। पगली,
कहती है अपने परिवार में शादी शुभ नहीं होती। उदाहरण के लिए मेरा अपनी मां, अपने प्रवासी भाई और दुखियारी भाभी जयंती का नाम लेती है। शायद उसका ही सोचना ठीक हो। अपने सबों ने एक एक कर साथ छोड़ दिया, लेकिन जाने कहां से बहू बनकर ये जयंती आ गई और मेरे स्नेह की पात्री बन बैठी। उसे भी जीवन में क्या मिला, या मैं ही उसे क्या दे सका। उसके दाम्पत्य जीवन का मधुर दीप जल ही नहीं सका। और अब उसी अतृप्त अशांत हृदय को मैंने एक मातृविहीन बालिका सौंप दी। यह भी कितना बड़ा अपराध हो गया मुझसे। कितनी बार चाहा कि जयंती से कह दूं कि ये बच्ची चिरकाल तुम्हारे पास नहीं रह सकती, बहू नहीं रह सकती। जेल से छूटते ही इसका बाप इसे ले जाएगा। पर ये सत्य, ये तथ्य भी मैं उससे नहीं बता सका और उसे एक भ्रम में ही जीने को छोड़ दिया। यहां भी मुझे अपराधी ही सिद्ध होना पड़ेगा। बाबूजी, आप अंधेरे में क्यों बैठे हैं? हाँ, यूं ही बैठा था। बत्ती जलाना काशीनाथ शायद भूल गया और मैं भी बैठा रह गया। बाबूजी, काशी काका से कहिए कि माया को किसी स्कूल में भर्ती करा दें। घर में रहकर तो इसकी शैतानियों से नाक में दम हो गया है। अब वो 7 साल की हो रही है। ठीक है, कल काशी से कह दूंगा। लेकिन बेटी, माया को लेकर एक बार परसों बाहर जाऊंगा 2-4 दिनों के लिए। क्यों बाबूजी, क्या मैं नहीं चलूंगी? नहीं बेटी, तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। बताइए ना, कहाँ जाएंगे आप? माया के पिता के पास। उसके पिता क्या जेल से छूट गए? जल्दी ही छूट जाएगा बहू। तो वहां जाने की क्या जरूरत है? उसके पिता को यहीं बुलवा लीजिए ना। माया को अब हम लोगों को छोड़ना ही होगा बहू। हाँ, छोड़ना होगा। हाँ। सोचा था ये सब तुमसे काशीनाथ बता देगा, फिर सोचा शायद वो ठीक से बता ना सके, इसलिए मुझे ही आज तुमसे। उसके पिता शशांक को मैंने वचन दिया था बहू, जिस दिन वो जेल से छूटेगा उसी दिन उसकी पेटी में उसे वापस कराऊंगा। वापस कर देंगे? माया क्या चली जाएगी? हम लोगों के पास क्या फिर वापस नहीं आएगी? नहीं बहू, नहीं। ये बात अब तक मुझे क्यों नहीं बताई बाबूजी, क्यों नहीं बताई? माँ नहीं है, इतनी छोटी बच्ची किसके पास रहेगी? अपने पिता के पास। कैसे होगा? देखभाल कौन करेगा? इसकी चिंता हमें नहीं करनी है बहू। मैंने जो वचन दिया है उसका पालन करना ही होगा। शशांक इसी आशा में होगा, इसी शर्त पर लड़की को मैंने ग्रहण किया था बहू। फिर मैं कैसे रहूंगी? मेरे जीवन का आधार क्या होगा? आप तो सब कुछ जानते हैं बाबूजी। हाँ बहू रानी, सब जानता हूँ, पर मैं बड़ा मजबूर हूँ। मेरा भाग्य। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार मिस्टर बैनर्जी। बैठिए सर। अरे बिटिया को भी साथ लाए हैं? अरे अब चलिए, एक कुर्सी बिटिया के लिए रखो जल्दी। नहीं मिस्टर बैनर्जी। माया बेटी, तुम अर्दली के साथ बाहर जाकर खेलो। जाती हूँ दादू। मिस्टर बैनर्जी, एक जरूरी काम से आपको कष्ट देने आया था। हुक्म करें सर, मेरे लायक जो भी सेवा। 5 साल पहले शशांक मंडल नाम के एक व्यक्ति को जेल हुई थी। उस समय मैं यहां सेशंस जज था। मेरे ही कोर्ट से कन्विक्शन हुआ था। आज उसके छूटने का दिन है। छूटने से पहले क्या
एक बार भेंट कर सकता हूं उससे? 5 वर्ष पहले? कितने दिनों की सजा हुई थी? 5 वर्ष की। तो अब इतने दिनों वो भला कैसे रह सकता है? कम से कम 1 साल पहले ही छूट गया होगा। अरे पर ये कैसे संभव है? क्या पूरा टर्म काटे बिना ही छूट गया? यही होता है सर, आप लोगों के हुक्म पर हम लोग भी थोड़ी बहुत कलम चलाते हैं ना। 6 महीने या इससे ज्यादा दिनों के लिए जो लोग आते हैं वो प्रतिमा कुछ दिनों का रिमिशन पाते हैं ना। ओह हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। तब तो बड़ी भूल हो गई। फिर भी कब छूटा है? तारीख जानना चाहे तो रजिस्टर देखकर बता सकता हूँ। नहीं, तारीख जानकर भी अब क्या करूंगा? उसका घर ठिकाना तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। और फिर आप कहते हैं कि साल भर पहले ही वो छूट गया है। इतने दिनों बाद घर का पता भी शायद दे सकूंगा। नाम, पता, ठिकाना सब कुछ हमारे पास रहता है। मिल गया सर, पता मिल गया। शहर से बाहर कोतवाली थाना के इलाके में एक गांव फूलतली, वहीं का शशांक मंडल। डाके के मामले में सेशंस जज श्री बसंत सान्याल की अदालत से 5 वर्ष की सजा। हाँ, यही तो सब लिखा है सर। हाँ, ठीक लिखा है। क्या नाम बताया गांव का? फूलतली। हाँ, फूलतली, कोतवाली थाना का इलाका। ठीक है, एक बार मैं फूलतली जाकर खोज करता हूँ। सर, आपसे कुछ कहने की गुस्ताखी। हाँ, कहिए ना। मेरा अर्दली शशांक मंडल का कारावास का गहरा मित्र था। उससे शशांक ने सब बताया था। लगता है ये बच्ची शशांक की बेटी है। ठीक ही जाना आपने। लेकिन मिस्टर बैनर्जी बताइए, अब क्या करूं? उसकी बेटी उसे सौंपनी है, कहाँ खोजूं? खोजा भी जा सकता है सर। सदा से ही देखता आया हूं कि जेल के बाशिंदे इस ठिकाने को आसानी से नहीं भूल जाते। वो चाहे जितने दिन जहां भी भटके, किसी न किसी दिन ये जेल उन्हें खींच ही लाती है। मेरा तो विश्वास है सर कि आज भी वो हमारे किसी सह तीर्थ में निवास कर रहा होगा। खासकर जब वो संसार में अकेला है तब तो शायद यही ठीक हो, क्योंकि जो उसे बाहर रख सकती है वो तो मेरे साथ है। तो मैं आपसे वादा करता हूँ, आप उसे बाहर ढूंढिए और मैं उसे जेलों में ढूंढता हूँ। ईश्वर चाहेगा तो मैं ही सफल होऊंगा। क्या बात है काशीनाथ, सब ठीक ठाक है ना? जयंती ठीक है ना? तुम उदास क्यों हो? शशांक का पता लगा सर? नहीं काशीनाथ, न वो जेल में मिला और न अपने गांव फूलतली में। मगर बहू कहाँ है? बताओ काशीनाथ, मेरा जी घबरा रहा है। सरकार, ये चिट्ठी। हाँ, चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? बहू रानी महाराज को दे गई है। बंद लिफाफा, लाओ पढ़ो तो। श्री चरणों में प्रणाम बाबूजी। आपकी अनुपस्थिति में बिना आपकी अनुमति लिए ही घर से जा रही हूँ। इसका जैसे मुझे स्वयं ही विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसा विचार तो मैंने स्वप्न में भी कभी नहीं किया था। अचानक ही पता नहीं क्या हो गया, आपको समझा नहीं सकती। लगा जैसे माया के बिना ये मकान मेरी छाती पर सवार हो रहा है और एक क्षण भी यहाँ रहने से दम घुट जाएगा। रहने में असमर्थ होकर ही निकल पड़ी हूँ। कहाँ जाऊंगी कुछ निश्चय नहीं किया है। इच्छा हो रही है कि दिल्ली में अनिमा के पास कुछ दिन बिताऊं, लेकिन इतनी दूर अकेली नहीं जा सकूंगी। इसलिए सोच रही हूँ कि कलकत्ता जाकर अपने छोटे भाई को साथ ले लूंगी। अंत में एक प्रार्थना है बाबूजी,
माया का अगर कभी कोई समाचार मिले तो हमें भी लिखिएगा। विश्वास है अपने पिता को पाकर वो प्रसन्न होगी। आपकी सेविका काशीनाथ। जयंती भी साथ छोड़ गई। मुझ पर ये कौन सा दुर्योग मंडरा रहा है? मन को शांत करें सर। जयंती चली गई, उसके जाने को और चाहे जो कुछ कहे काशीनाथ, पर अन्याय की संज्ञा नहीं दी जा सकती। उसका चला जाना काशीनाथ, उसका चला जाना अच्छा ही हुआ। एक जटिल समस्या का काशीनाथ अपने आप समाधान हो गया। वो यहाँ नहीं है। इससे मुझे कितनी शांति मिल रही है तुम्हें समझा नहीं सकता। छोटे दादू जाओ काशीनाथ। लगता है जयंती बहू को न पाकर माया बेटी परेशान हो रही है। दादू, ओ दादू। कॉलेज से आ गई माया बेटी? दादू बताते क्यों नहीं? मुझसे क्यों छिपाते हैं? छोटे दादू को आपने कहाँ भेजा है? 10 दिन हो गए अभी तक नहीं आए। आज ही कल में आ जाएगा वो। लेकिन छोटे दादू गए कहाँ? उनके बिना मेरा मन नहीं लगता। मुझे डर लगता है दादू। कैसा डर बेटी? 12-13 साल पहले माँ चली गई थी। कहीं माँ की तरह छोटे दादू भी नहीं लौटे तो मैं किसी भी तरह नहीं रह पाऊंगी। नहीं बेटी नहीं, ऐसे डर की कोई बात नहीं है। तुम्हारे छोटे दादू कल तक जरूर आ जाएंगे। उन्हें मैंने इलाहाबाद भेजा है। इलाहाबाद क्यों? अब देवघर से चूक गया है बेटी। फिर तेरी आगे की पढ़ाई की भी तो व्यवस्था करनी है ना। इलाहाबाद में शिक्षा ठीक से हो सकेगी। इसीलिए काशीनाथ को मैंने इलाहाबाद में मकान ठीक करने के लिए भेजा है। उसके आधे हम लोग फौरन चल देंगे। वाह काशीनाथ, कमाल कर दिया तुमने तो। इलाहाबाद जैसे शहर में तुम इतना अच्छा मकान खोज सके, ये तो आश्चर्य की बात है। कितनी शांति है यहाँ। सामने ही फुलवारी है। 6 कमरों का ये बंगला। क्यों माया बेटी, कैसा लगता है यहाँ? और देखी तुमने अपने छोटे दादू की करामात। अभी हमें यहाँ आए 1 सप्ताह ही बीता है और काशीनाथ ने यूनिवर्सिटी में तेरे नाम लिखाने की भी व्यवस्था कर दी है। अरे दादू, ये छोटे दादू का ही करिश्मा है। मुझे तो यहाँ नयापन लगता ही नहीं, जैसे सदा से यहाँ रह रही हूँ। ऐसा सब इंतजाम फिटफाट कर दिया है छोटे दादू ने। दादू, मैं सुविमल के साथ टेनिस खेलने जा रही हूँ। माया बिटिया और सुविमल में खूब पढ़ने लगी है सर। काशीनाथ, 4 दिन हो गए बैनर्जी की चिट्ठी आए। अब तो वो कलकत्ता जेल का सुपर होकर आ गया है। अपनी ओर से यद्यपि वो प्रयत्नशील है, फिर भी उसे लिखते रहना जरूरी है। सो मैंने सोचा आज उसे एक चिट्ठी ही लिख दूं। सर, क्या अब भी विश्वास है आपको कि शशांक आएगा 20 बरस बाद भी? पता नहीं वो बचा भी है या कहीं मर खप गया। नहीं काशीनाथ नहीं, वो आएगा जरूर। उसे आना ना होता तो मैं जिंदा ही क्यों रहता। मैं आशा नहीं त्याग सकता। मैं माया को शशांक को सौंप कर ही शांति से मर सकूंगा। बैनर्जी को आज ही लिखूंगा। दादू, आप हमारी यूनिवर्सिटी डिबेट में नहीं आए ना? मैं कितना कह कर गई थी। अरे मैं तो भूल ही गया था। तुमने तो सवेरे ही कहा था बेटी। अच्छा बताओ तो डिबेट का विषय क्या था? वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट दादू। हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट। आई सी। अच्छा, इस बारे में आपका क्या विचार है?
मानव जीवन में किसका अधिक प्रभाव पड़ता है? वंश परंपरा का या परिवेश का? बड़ा कठिन प्रश्न है ये तो बेटी। पर तुमने क्या कहा, जरा सुनो तो। मैंने कहा वंश परंपरा का। मैन इज मोर अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी देन ऑफ एनवायरनमेंट। और क्या कहा? सब तो बताने में लंबा भाषण हो जाएगा ना। नहीं, तुम बताओ ना, मैं सुनूंगा। अच्छा तो सुनिए। मनुष्य अपने जीवन में क्या रूप ग्रहण करेगा, ये उसके वंश परंपरा की रक्तधारा ही निश्चित करती है। जीवन के जो फंडामेंटल ट्रेज यानी मौलिक गुणदोष हैं, सब उसके जन्मार्जित होते हैं। हमारा वास्तविक परिचय हमारे रक्त प्रवाह में निहित है। व्यक्तिगत जीवन में कोई कितना ही साधु, शुद्ध या संयत क्यों ना हो, हमारे खून के अंदर यदि कोई पाप, लोभ या उच्छृंखलता की धारा वर्तमान रही हो, या किसी क्राइम का बीज। क्या कहा? मतलब कि अच्छा, बुरा, पाप, पुण्य सभी वंशगत है। ये सब हम अपने पूर्वजों से ही ग्रहण करते हैं। धन संपत्ति की तरह ये सब भी मनुष्य के उत्तराधिकार नियम के अंतर्गत हैं। विशेष रूप से क्राइम। बाप यदि क्रिमिनल हो तो उसके बाल बच्चों पर भी। बस आज रहने दो बेटी, आज रहने दो। फिर किसी दिन जाओ, जाकर कपड़े बदलो, नाश्ता करो, नाश्ता। क्या बात है दादू? कुछ नहीं, हल्का सा दर्द है। मालिक, एक आदमी आज से मिलने आवा है। ठीक है मालिक, जाकर उसे बैठाओ। मैं देखती हूँ, आप आराम करें दादू। लगता है वही है जो वहां स्टूल पर बैठा है। कैसा गंवार है, इडियट। See his eyes like a criminal। किससे मिलना है? क्या जज साहब का यही मकान है? हाँ। उनसे मिलना है। क्या काम है? काम? एक चिट्ठी लाया हूँ, कलकत्ते से बनर्जी साहब ने दी है। बनर्जी साहब? कहाँ है चिट्ठी, देखूं? ये है, लेकिन उन्हीं के लिए। ठीक है, दे दूंगी उन्हें, लेकिन आज उनसे भेंट नहीं होगी। भेंट नहीं होगी? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी सोए हैं। तबीयत ठीक नहीं? तुम कल आना, तबीयत ठीक रही तो भेंट होगी। मैं तुम्हारी चिट्ठी उन्हें दे दूंगी। कौन आया है माया बेटी? दादू, एक आदमी था, कोई देहाती गंवार। क्यों आया था? एक चिट्ठी लेकर आया था, मैंने रख ली है। आप ठीक हो जाए तो देख लीजिएगा। किसकी चिट्ठी थी? किसी बैनर्जी साहब की, कलकत्ता से। बैनर्जी साहब? लो, कहाँ है चिट्ठी? देखें। अभी ही देखेंगे? हाँ, अभी। आखिर मैंने शशांक को खोज लिया, उसे आपके पास भेज रहा हूँ। कहाँ गया वो? कहाँ गया? जल्दी बताओ। दादू, वो तो चला गया। कल आने को कहा है। चला गया? क्यों गया? किसने उसे जाने को कहा? मैंने कहा है दादू। आपकी तबीयत? तुमने कहा है? काशी? हाँ सर। ये चिट्ठी पढ़ो, देखो तो शशांक आया था। अब क्या किया जाए? तुम्हें बताओ, अब क्या किया जाए? उसे भगा दिया। कल आ जाएगा सर। क्या कहते हो तुम काशी? क्या पता कल ना आ सके। वो देहात का आदमी शहर में जाने कहाँ भटक जाए। भटकेगा क्यों? जब एक बार आ गया है तो। माया बेटी, चलो तुम यहाँ से साहब को आराम करने दो। आप चिंता ना करें सर, कल मैं उसे जैसे भी होगा खोज लाऊंगा। साहब सलाम। तुम्हारा ही नाम शशांक है? हाँ हुजूर। बैठो। यहाँ कहाँ टिके हो? बनर्जी साहब के एक रिश्तेदार का घर है एलनगंज में, वहीं। खाना पीना? वहीं, उनके माली के साथ। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं हुजूर। कितने वर्षों से तुम्हें खोज रहा था। जानता हूँ हुजूर, मेरा ही दुर्भाग्य। बैनर्जी साहब ने लिखा है, अब गांव में ही रहोगे, बेटी को वहीं ले जाना चाहते। हाँ हुजूर, बिटिया के कितने जन्मों की तपस्या का ही फल है।
इसलिए मुझ जैसे दीनहीन व्यक्ति के यहाँ जन्म लिया। नहीं, ऐसा सोचकर मैंने उसे नहीं पाला है। सभी समझते हैं कि वो मेरी पोती है, वो खुद भी यही समझती है। हाँ, तो क्या कल जिसे देखा था? हाँ, तुमने तो देखा है, वही कल जिसे तुम चिट्ठी दे गए थे, वही तो तुम्हारी बेटी है। हाँ, बिल्कुल राधा का ही प्रतिबिंब है। तो ठीक है, तुम कल आना, कल फिर भेंट होगी। आ गई माया बेटी, आओ मेरे पास बैठो। सुनो। जी कहिए। जानती हो, किसी महापुरुष ने कहा है कि जीवन में सहन शक्ति पैदा करना ही जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है। बेटी, आज तुम्हें उसी शक्ति की परीक्षा देनी होगी। दे सकोगी? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ दादू। जो आदमी कल आया था वो कौन था, जानती हो? नहीं तो? वो तुम्हारे पिता हैं। क्या कहा? वो मेरे पिता हैं? हाँ, तुम उनकी एकमात्र संतान हो। यही है आपके इंग्लैंड रिटर्न्ड बैरिस्टर पुत्र? नहीं, वो मेरा बेटा नहीं। इंग्लैंड रिटर्न या बैरिस्टर कुछ भी नहीं है। फिर? उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। कहना तो ठीक नहीं होगा, परंतु रक्त संबंध भी नहीं। तब तो मेरे साथ भी आपका कोई संबंध नहीं है। मैं भी आपकी कोई नहीं। फिर इतने दिनों तक ये बात मुझे क्यों नहीं बताई थी? माया बेटी, इस प्रकार मत रो माया बेटी, तुम्हें कठोर बनना होगा। मेरी पूरी बात सुनोगी तब समझोगी कि इतने दिनों तक तुमसे ये बात क्यों छिपाई गई। मेरे अविचार से तुम्हारे पिता को जेल काटनी पड़ी। इसी पीड़ा से तुम्हारी मां ने आत्मघात किया। तुम 2 साल की थी, बच्ची, लेकिन तुम्हें पालने का भार मुझ पर डाल गई। मैंने तुम्हारे पिता को सजा पूरी होने पर लौटाना चाहा था, तुम्हें लेकर जेल गया, पर तुम्हारे पिता मिले नहीं, वो पहले ही छूट गए थे। फिर दूसरी बार सजा काट कर निकलते समय बैनर्जी की खोज की वजह से वो मिल सके और अब तुम्हें लेने आए। लेकिन अभी तुम अपने कमरे में जाओ। इस घर में मेरा कोई कमरा नहीं है। दादू मैं जा रही हूँ। उसके पहले आपसे सिर्फ एक बात पूछूंगी। जिस दिन मेरी माँ ने मुझे आपके पास भेज दिया था, आपने यह न्यायपूर्ण आग्रह क्यों स्वीकार किया था? मुझ जैसी एक दीनहीन लड़की को क्यों आश्रय दिया था? किसी अनाथ आश्रम में क्यों नहीं भेज दिया था? उसके बदले ये प्रतिष्ठा, ये मर्यादा क्यों दी थी? इतनी दया दिखाने की क्या जरूरत थी भला? मुझे बचाकर आपको क्या लाभ हुआ? यदि मर जाती तो समाज का कितना बड़ा उपकार होता। कम से कम एक अपराधी वंश का विनाश तो होता। किसे तुम अपराधी कह रही हो माया बेटी? अभी जिनका परिचय मेरे पिता के रूप में। नहीं, बिल्कुल झूठ। वो अपराधी नहीं, अपराधी मैं हूं। मैं अन्याय कर मैंने एक व्यक्ति को जेल भेजा और उसे लांछन और दुर्दशा के कीचड़ में ढकेल दिया। बेटी, तुम्हें पाला था कि तुम मेरा दुख समझोगी, मेरे अपराध का प्रायश्चित होगा, लेकिन मेरे सारे प्रयत्नों पर जैसे पानी फिर गया। बाबूजी। कौन? बहू रानी, कब आई? अभी आ रही हूँ। शरीर की ये हालत कर ली और मुझे खबर भी नहीं दी। काशी ने शायद तार भेजा होगा। हाँ, ये कौन है? पहचाना नहीं? तुम्हारी बेटी माया। अरे माया इतनी बड़ी हो गई। बेटी, बेटी।
काशी काका। हाँ बहू रानी। अब शशांक आए तो मेरा नाम लेकर कहिएगा कि मैं उससे कल मिलूंगी। ठीक है। और माया, आज तो मेरे साथ सोना। क्या मेरे साथ सोओगी? क्यों, बचपन में बरसों मेरे साथ चिपक कर नहीं सोई क्या? तब तो तुम नहीं जानती थी कि मैं कौन हूँ, किसकी बेटी हूँ, कहाँ की लड़की हूँ। क्यों नहीं, सब जानती थी रे। जानती थी, फिर भी मुझसे तुम्हें घृणा नहीं हुई? क्यों होती, मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी बेटी, समझी? तो मैं क्या करूँ माँ? मुझे क्या करने को कहती हो? ठंडे दिमाग से सोच कर देखो, धैर्य खोने से काम नहीं चलेगा। तो वही करूंगी जो तुम लोग चाहती हो, जो दादू चाहते हैं। दादू का वचन भंग ना हो, वही करूंगी। बहू रानी। क्या बात है काका? वो फिर आया है। आने दीजिए ना, मैं बाबूजी के पास चलती हूँ, उसे वही भेजिए। हाँ, कैसी तबीयत है बाबूजी? ठीक हूँ बहू, अब तुम आ गई हो, अब क्या कष्ट होगा। हाँ, ये वहां कौन खड़ा है? अरे शशांक साहब, सलाम। आओ, इधर आओ। बहू, इसे तुम नहीं पहचानती, ये शशांक है, माया का पिता। आप जरा उधर बैठक खाने में बैठिए, मैं अभी आती हूँ। जी बहुत अच्छा। बाबूजी। हाँ? मैं इनसे बातें कर लूं? हाँ बहू, जरूर, लेकिन मेरा वचन भंग न हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, मैं देखती हूँ। शशांक बाबू, आपकी बेटी जब छोटी थी तब मैंने ही उसे पाला था, मुझे वो माँ समझती है। सुना है बहन जी, आपकी दया कृपा कभी भुलाई नहीं जा सकती। दया क्यों कह रहे हैं, ये तो गृहस्थ का धर्म है। लेकिन एक बात है, लड़की आप साथ ले जाइए, बस ध्यान रखिएगा कि जरा अभिमानी है, आपको उसकी बहुत सारी बातें शायद सहनी होगी। मेरा इसके सिवा इस दुनिया में और कौन है बहन जी, इसकी इच्छा में मैं कभी बाधा न दूंगा। जब कभी चाहेगी फिर आपके पैरों तले रख जाऊंगा। इतना तो आपको करना ही होगा, आखिर वो हम लोगों की भी तो लड़की है। आज शाम आपके साथ वो जाएगी। लेकिन जज साहब। हाँ, यही तय किया है कि जाने के पहले एक दिन आपके साथ रहेगी, जहाँ और कोई न हो, सिर्फ पिता और पुत्री। अब माया बड़ी हुई, सब कुछ उसकी मर्जी के खिलाफ तो नहीं किया जा सकता ना। ठीक है, तो मैं चलता हूँ बहन जी। बाबूजी, जरा सर उठाइए। क्या है बहू? माया अपने पिता के पास जा रही है, आपको प्रणाम करने आई है। दादू। सुखी रहो बेटी। किसके साथ जाएगी? काशी काका शशांक को बुलाने गए हैं। ठीक है, जाओ बेटी, जहाँ रहो सुखी रहो। सरकार, शशांक तो चले गए। कहाँ गया? पता नहीं, सवेरे ही यहाँ से लौटकर चले गए। उस कोठी के माली ने माया बिटिया के नाम उनकी चिट्ठी दी है। पढ़ो तो माया, क्या लिखा है तुम्हारे पिता ने? बेटी, जज साहब ने जिस दिन तुम्हें अपनी शरण में लिया था, मैं मन ही मन निश्चिंत हुआ था, लेकिन मन को शांति कहाँ मिली। नया जीवन शुरू करने का सपना लेकर यहाँ आया था, लेकिन वो सपना पूरा होने में पहली अड़चन उस दिन आई जिस दिन तुम्हें यहाँ आकर देखा। मैंने अपने से पूछा, क्या यही मेरी बेटी है? मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे घर में पैदा हुई, सिर्फ इतने भर से मेरा तुम पर उतना अधिकार नहीं जितना उन लोगों का जिन्होंने पाल पोस कर तुम्हें आदमी बनाया है,
मस्तिष्क में ज्ञान दिया है और हृदय में प्यार भरा है। तुम उनकी बेटी हो। बेटी, तुम्हारे मन में जो हलचल हो रही है मैं उसे समझता हूं। कल लौटते समय गेट पार कर इस कोठी की तरफ पलट कर देखा। दूसरी मंजिल के बरामदे में तुम रेलिंग के पास खड़ी थी। मैंने क्या देखा ठीक ठीक नहीं बता सकता। जीवन में ऐसे 2-4 क्षण आते हैं जिनका केवल अनुभव ही किया जा सकता है। वो वैसा ही क्षण था और मैंने उसी क्षण फैसला कर लिया कि मुझे यहां से अकेले ही जाना होगा। ये पत्र जब तुम्हें मिलेगा तब तक मैं बहुत दूर पहुंच जाऊंगा। जज साहब और जयंती देवी को मेरा प्रणाम करना। तुम्हें आशीर्वाद, तुम्हारा पिता। जाते जाते भी शशांक मुझे कितना छोटा बना गया। जाओ बहू, अपना घर संभालो। न्याय अन्याय का विचार अब ईश्वर के यहाँ होगा। न्यायदंड। अभी आप श्री चारूचंद्र चक्रवर्ती जरासंध के बांग्ला उपन्यास का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। रूपांतरकार थे श्री ओंकार शरद। प्रस्तुतकर्ता थे विनोद रस्तोगी। प्रस्तुतिकरण सहायक राजा जुत्शी और तकनीकी सहायक अजहर अली। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। न्यायाधीश वसंत सान्याल विजय बोस, निवारण कमाल रिजवी, शशांक पालो कुमार, शशांक की पत्नी पार्वती मौलिक, सनातन M.N. गुर्जर, न्यायाधीश की पत्नी शांति बेन, जयंती नंदिनी चटर्जी, मिस्टर बनर्जी कौशल बिहारी लाल, काशीनाथ रामलाल गुप्त और माया शुभा गुप्ता।